हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक्स की मैराथन सीरीज़ जो है वो भी स्टार्ट करूँगी। पेपर 1 की तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, आपकी काफ़ी आगे तक भी बढ़ चुकी है। हमारी 5 सीरीज़ उसमें 5 वीडियोज़ उसमें हो चुकी हैं, 5 मैराथन्स हो चुकी हैं। और आज मैं इकोनॉमिक्स यानी कि पेपर 2 इकोनॉमिक्स की जो है तैयारी आपकी शुरू करवाने वाली हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिस यूनिट पे हम बात करेंगे, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें से आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब आपको कुछ थियोरेटिकल जो है बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है ज़रूर, लेकिन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। तो जो ज़्यादातर पूछा जाएंगे आपसे क्वेश्चंस वो डेटा में से ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए सारा डेटा जो है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक बात यहाँ पर शेयर कर दूँ कि डेटा जो आपका मैं लेकर आई हूँ वो पिछले साल का भी है और इस साल का भी है। ठीक है, अब पिछले साल का डेटा मैं क्यों लेकर आई हूँ, वो इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि देखो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 वाला, ठीक है, जो इस बार हमारा निकला है 2022-23 वाला, वो कल ही आया है। ठीक है, और जो बजट है 2023 का वो आज आया है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपके लिए थोड़े लेस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अभी जो आपका फेब में पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका पेपर अभी तक बन चुका होगा। ठीक है, तो अभी तक जो बना होगा उसमें से क्वेश्चंस आपके पिछली बार के ही पूछे गए होंगे। ऑब्वियसली आपका वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके अभी के तो क्वेश्चंस पूछ नहीं सकता, तो इसीलिए आपका फेब के एग्ज़ाम के लिए जो डेटा है वो पिछले साल का भी इम्पॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जून वाले एग्ज़ाम की, तो जून के लिए आप सिर्फ इस बार वाला जो डेटा है वो कर लीजिएगा, इस साल का 2023 का, उसमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी फेब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो दोनों साल का डेटा पढ़कर जाओ। ठीक है, क्योंकि सेफ साइड रहने के लिए आपको इस साल का भी पढ़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या पेपर में वो पूछ लें। क्लियर? और जो जून वाले हैं वो तो सिर्फ आप 2023 का डेटा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। चलो, तो हम देरी नहीं करते हैं बिल्कुल भी और सीधे अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। ठीक है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? आपके जो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपके इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SRS 2019 के डेटा की। तो जो SRS 2019 का डेटा है ये आपका 2021 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कोई आपका डेटा आया नहीं है, तो इसीलिए यही हमारे लिए लेटेस्ट डेटा होगा और इसको ही हमको पढ़कर जाना है। तो देखो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। क्लियर? हाँ, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो कि आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय ब्रॉड एज ग्रुप्स। ठीक है, कि मतलब इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन लाई करती है। तो हमारी ज़्यादातर कहाँ पर लाई करती है? 15 to 59 के बीच में लाई करती है। कितनी? 66.5%। क्लियर? और रूरल में कितनी है? वो 65 है, अर्बन में 69.6 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 15 से लेके 59 की एज ग्रुप में है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर है? 0 से लेके 14 के एज ग्रुप में, एंड देन 60 प्लस एज ग्रुप। ठीक है, चलो, अब हमारे कुछ रेट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। क्या? जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट में हाईएस्ट है और कौन सी स्टेट में लोएस्ट है। ठीक है, उनके जो डेटा हैं वो तो हम यहाँ पे करेंगे ही, कितना परसेंट है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बर्थ रेट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है? केरला में है। ये आपको ध्यान रखना है। डेथ रेट छत्तीसगढ़ में है सबसे ज़्यादा और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे कम है। इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और केरला में सबसे कम है। क्लियर? समझ में आती है ये चीज़ सबको? चलो, अब हमारे आते हैं कुछ मोर्टालिटी इंडिकेटर जो हमको पढ़ने हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे नहीं भी कर पाते हो तो कुछ जो है वो आपको याद कर लेने चाहिए, मैं बता देती हूँ। एक तो है आपका क्रूड डेथ रेट। तो कितना है क्रूड डेथ रेट? ये है 6। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा है ना 6.5 और 5, ये आपका रिस्पेक्टिवली उन्होंने दिया हुआ है रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का। ठीक है,
तो ये रूरल का है, ये अर्बन का है, ये नहीं याद होता तो भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको ओवरऑल वाला तो याद रखना ही है, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट कितना है, 6 है आपका। देन आपका है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इंपॉर्टेंट, कितना है, 35 है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपको याद रखना है, कितना है, 30 है। देन नियोनेटल कितना है, नियोनेटल है आपका 22। और ये सारे आपके अर्ली नियोनेटल हो गया, लेट नियोनेटल हो गया, पोस्ट नियोनेटल, पेरीनेटल हो गया, स्टिल बर्थ रेट हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वाले जो है नियो से लेकर पेरीनेटल तक ये सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि अब आपसे इन डेप्थ में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ लें, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, कितने हैं, 16 है अर्ली, नियो है 22, अर्ली है 16, लेट है 6, पोस्ट है 8, पेरीनेटल है 19, ठीक है। और स्टिल बर्थ रेट कितना है आपका, 3 है। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं हमारे कुछ फर्टिलिटी इंडिकेटर्स की। तो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, देखो क्रूड बर्थ रेट, या आपने डेथ रेट अभी किया था ना, तो यहाँ पर बर्थ रेट भी आपको कर लेना है, कितना है, 19.7। फिर जनरल फर्टिलिटी रेट GFR आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 68.7। फिर 8 स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में आपको देखो इन सबको याद नहीं करना, ठीक है, सबको याद नहीं करना, बट आपको याद क्या करना है कि सबसे ज़्यादा कौन से एज ग्रुप में है और सबसे कम कौन से एज ग्रुप में है। देखो अब सबसे ज़्यादा आपको कौन से ग्रुप में दिख रहा है, ये रहा 141.8, तो ये 25 to 29 के एज ग्रुप में आपका सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो ये क्या है, हाईएस्ट है आपका। और लोवेस्ट कहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो लोवेस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 4.6, यानी कि 45 to 49 की एज ग्रुप के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन टोटल फर्टिलिटी रेट आपको याद रखना है, कितना है, 2.1 है आपका, ठीक है, 2.1 आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है। देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट कितना है आपका, 1। क्लियर। चलो देन जनरल मैरिटल फर्टिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, बस आपको इतने ही याद कर लेने हैं। क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं NFHS के, NFHS 5 के डेटा की, ठीक है। NFHS 5 का जो डेटा है ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा है, दैट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। तो इसका जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा आपका लेटेस्ट है, 5 वाला, ठीक है। 4th वाला जो है वो प्रीवियस डेटा है, 5th वाला लेटेस्ट है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, देखो नियोनेटल कितना है आपका, नियोनेटल मोर्टालिटी कितना है, देखो यहाँ पर ये याद करना है आपको, सिर्फ टोटल वाला, ठीक है ना। ये अर्बन रूरल वाला आप चाहें तो कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है। नियोनेटल कितना है आपका, 0 to 4 के अंदर कितना है, 24.9, 5 to 9 में कितना है, 26.2, 10 to 14 में कितना है, 29.2। ऐसे ही पोस्ट नियोनेटल कहाँ कितना है, ये 10.3, 9.9 और 11.6। इन्फेंट मोर्टालिटी कितना है, 35.2, 36.1, 40.8। चाइल्ड मोर्टालिटी कितना है, 6.9, 6.8, 9.7। देन अंडर 5 मोर्टालिटी कितना है, 41.9, 42.6 और 50.1। इसमें भी अगर आप चाहते हो कि आप इतना सारा डेटा नहीं याद करना चाहते, कुछ याद करना चाहते हो, तो ये जो फर्स्ट वाली रो है ना खाली 0 to 4 वाली, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला डेटा आप याद कर लेना, मोर देन इनफ है पेपर के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता है वो पेपर के अंदर। बाकी आपको नॉलेज के लिए अपना जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हो। बाकी देखो मैंने यहाँ पर आपको वो भी दे दिया है, NFHS 4 का डेटा भी दे दिया है, NFHS 3 का भी दे दिया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, क्योंकि लेकिन ये टेबल के अंदर था तो मैंने दे दिया, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पे आपका टोटल फर्टिलिटी रेट भी उन्होंने दिया हुआ है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है आपका, 1.99। क्लियर। क्रूड बर्थ रेट है, ये CBR क्या है आपका, क्रूड बर्थ रेट, तो ये कितना है, 17.1 है। समझ में आती है ये चीज़। अब देखो ये NFHS 5 और SRS 2019 के दोनों डेटास में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो टाइम पीरियड अलग है, एक इनकी क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से इन्होंने निकाला है डेटा अपना, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंसेस तो आते ही हैं आपके रिजल्ट के अंदर, तो आपको दोनों याद करने हैं। पेपर में वो पूछेगा कि आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है या फिर SRS के अकॉर्डिंग बताना है, और कुछ भी ना लिखा हो तो आप देख लेना, जब आप डेटा देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ का डेटा दे रखा है, NFHS का है या फिर SRS का है। क्लियर। चलो अब बात आती है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की, ठीक है, जो पिछले साल का हमारा इकोनॉमिक सर्वे था उसके डेटा की। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है,
कि टॉप एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। आपने देखा भी होगा, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं उन्होंने देखा होगा, वो पूछते हैं आपसे, क्रोनोलॉजी में लगवाते हैं कि टॉप एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ कौन सी है। तो पहली 5 आप याद कर लो, ठीक है, पहली 5 आप याद कर लो, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है आपका, फिर प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, आयरन एंड स्टील, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल ज्वेलरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका टॉप 10 इम्पोर्ट्स। तो ये भी आपको टॉप 5 याद कर लेने हैं, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है आपका, पेट्रोलियम क्रूड है, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड के बाद गोल्ड है, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फिर पर्ल, सेमी प्रीशियस स्टोन है, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नाम याद करने हैं और ये सारा डेटा जो आपके लिए इररेलेवेंट है, ठीक है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, लेकिन पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब आपका यूपीएससी का पेपर तो है नहीं ना, ये तो आपका नेट का पेपर है, तो उसमें आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब बात आती है टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता ही कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। तो आपको ये भी टॉप 5 याद कर लेने हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा है आपका यूएसए में, फिर यूएई में, फिर चाइना में, फिर बांग्लादेश और हांगकांग में। और इसमें भी अगर आप टॉप 3 याद कर लेते हो तो मोर देन इनफ हो जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप 5 कर लेना सेफ साइड होने के लिए। तो मैंने तो अपने हिसाब से 5 कर लिए थे जब अपना मैंने दिया था अटेम्प्ट उसमें। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, UUC, ठीक है। UUC क्या है आपका, यूएसए, यूएई, चाइना। ऐसे ही टॉप इंपोर्ट सोर्सेज क्या है कि कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो हैं आपके चाइना, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया और इराक, ठीक है। ये आपके क्या हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोर्सेज हैं। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, CUU, ठीक है। CUU क्या है, चाइना, यूएई, यूएसए। अब आपका यूएई जो है दोनों के अंदर ही सेम है, ये आपका क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी यूएई आपका बीच में ही है। चाइना और यूएसए जो है वो आपका चेंज हो जा रहा है, एक्सपोर्ट में यूएसए फर्स्ट पे है, इंपोर्ट पे चाइना फर्स्ट पे है, ठीक है। चलो 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है हमारी मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब आपको देख लेना है ट्रेड बैलेंस आपका कौन सी कंट्रीज के साथ कैसा है, ठीक है। पॉजिटिव किसके साथ है, नेगेटिव किसके साथ है, ये आपको ध्यान दे लेना है। देखो अब यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सिंपली पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपकी, यानी कि 7th रैंक तक जितनी भी है, इनके साथ आपका पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसके साथ है, चाइना के साथ है यहाँ पर, है ना। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है 8th के बाद 14 तक जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ नेगेटिव है, और ये जो ऊपर वाली है इनके साथ पॉजिटिव है, ठीक है। चलो देन बात आती है आपकी करंट अकाउंट बैलेंस कितना है आपका, करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो देखो ये आपको याद रखना है कितना है, दिस इज़ 2020 का याद रख लो आप, ठीक है। 2020 का ये वाला याद रख लो फिगर, और एक ये वाली फिगर याद रख लो, क्योंकि ये क्या है आपका प्रोजेक्टेड है, ये आपका एक्चुअल नहीं है। ये जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, जो वो सोच रहे थे कि इतना होगा, लेकिन एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था वो तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में पता चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है इन दोनों को। तो करंट अकाउंट बैलेंस कितना था हमारा 2020 का, 34.3 US बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और करंट अकाउंट एज अ करंट अकाउंट बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। ये कितना है, 3%, ठीक है। पहले 3% था और प्रोजेक्ट किया था कि ये -0.2% हो जाएगा। अब हुआ या नहीं वो तो इस इकोनॉमिक सर्वे में पता चलेगा, जो भी हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर, ये आपको नहीं भी इतना याद होता ना तो चलेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कि कितना परसेंट आपका GDP का है, 3%, ठीक है। देन कैपिटल अकाउंट बैलेंस देख लो भाई, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आपका कितना कितना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 21.2 US बिलियन डॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना US बिलियन डॉलर्स के अंदर है ये सारी फिगर्स। 2020 का 23.9 था, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारी फिगर्स जो है उनको देख लेना है एक बार। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली फिगर है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू GDP रेशियो, यानी कि कैपिटल अकाउंट GDP का कितना परसेंटेज है आपका, कितना है 4.7, ठीक है। समझ में आती है ये चीज़ सब, 4.5
4.5। ये प्रोजेक्ट क्या था, 2020 का एक्चुअल कितना था, 1.5 था। तो ये दोनों फिगर्स आप याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आपका ये, ठीक है, समझ में आती है सबको। चलो देन नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स फॉर इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के एक्सटर्नल जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कितना बर्डन है इंडिया के ऊपर, कितना डेट बर्डन है, कितने उसके डेट से रिलेटेड रेशियोज कौन कौन से हैं, वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको कैसे कौन कौन सा कर लेना है, देखो मैं बता देती हूँ। सब नहीं करने हैं इसके अंदर, कुछ करने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए आपका एक्सटर्नल डेट कितना है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्सटर्नल डेट आपका कितना है, 593.1, ठीक है, समझ में आती है ये, US बिलियन डॉलर्स। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके उस टाइम कितने थे, 633.6 US बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब देखो ये आपके उस टाइम की फिगर है, 2022 के फर्स्ट क्वार्टर की, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका जो चल रहा है डेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जो आगे मैं आपको बताऊंगी भी, मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है, आपको वो वाला याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए अब नहीं रह जाता। देन एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो, ठीक है, कि आपका जो पूरा एक्सटर्नल डेट है वो GDP का कितना परसेंटेज है, तो कितना है, 20.1%। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें से याद करना है, और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 जो फिगर्स हैं ये याद करनी है, ठीक है। देन बात आती है आपकी कि सबसे ज़्यादा FDI कौन से सेक्टर में आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया था, फिर ऑटोमोबाइल, फिर सर्विसेज, फिर ट्रेडिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको आपने सीरियल वाइज में ही ऐसे याद कर लेना है, इन 5 को। देन बारी आती है हमारी टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज, मतलब FDI कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सी कंट्री से FDI सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो भी आपको ये 5 याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं, सिंगापुर, USA, मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान। इसको मैंने कैसे याद किया था, देखो मैंने इसको याद किया था सुमंज, ठीक है, मैंने याद किया था इसको सुमंज से। सुमंज क्या है, मेरे FDI के FDI की सबसे ज़्यादा सोर्सेज जहाँ से मेरे आए हैं, ठीक है ना, जहाँ से मेरे सबसे ज़्यादा FDI आई है, दैट इज़ सुमंज, सिंगापुर, USA, मॉरिशस, नीदरलैंड्स और जापान, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। देन बारी आती है आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की। फॉरेन ट्रेड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आ रही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और सर्विसेज सेक्टर की। तो ये आपको याद रखना है, देखो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा आपकी अर्निंग एग्रीकल्चर में कहाँ से होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, देखो सबसे ज़्यादा होती है आपकी यहाँ से, नेट रिसीट फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन से आपकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नहीं, यहाँ से है वेजेस से। ये 40% भी तो है ना आपका, 40% आपका फर्स्ट पे, यानी कि वेजेस से आपको सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है। उसके बाद आपको क्रॉप से मिलती है, ठीक है, ये आपकी सेकंड पोजीशन के ऊपर है। देन आपको कहाँ से मिलती है, नेट रिसीट फ्रॉम फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल हस्बेंडरी से यहाँ पर मिलती है आपको, ठीक है ना, ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ नंबर पे कहाँ से मिलती है आपको मिलती है फोर्थ नंबर पे नॉन फार्म बिजनेस से, ठीक है, 6% है, नॉन फार्म बिजनेस से आपको फोर्थ नंबर पे मिलती है। और लास्ट नंबर पे कहाँ से मिलती है, जहाँ पे आप अपनी लैंड को लीज आउट कर देते हो, ठीक है, तो लीज आउट करने से आपको 1% मिल रही है, तो ये आपकी 5th पोजीशन पे है। क्लियर है सबको, तो इसको आपको याद कर लेना है सीरियल वाइज कि कहाँ कहाँ से आपको अर्निंग मिलती है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा। अब बारी आ जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड्स बाय साइज ऑफ कैटेगरी ऑफ ओनरशिप ऑफ होल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब जितने भी हमारे लैंड ओनर्स हैं वो स्मॉल कितने हैं, मार्जिनल कितने हैं, मीडियम कितने हैं, लार्ज कितने हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो तो ये लास्ट वाला आपको याद करना है और कोई याद नहीं करना है, 2018-19 का लेटेस्ट है, तो ये आपको याद करना है। तो 86% आपकी कौन सी है, देखो 86% है आपके स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल जिनके पास 0.002 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड है, ठीक है, दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल। और मीडियम कौन से हैं, जिनके पास 2 से लेके 10 हेक्टेयर तक की है, तो वो कितने हैं, 5.8% है।
और सबसे कम कौन से हैं? लार्ज, जिनके पास ज़्यादा, मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास लैंड है, वो सिर्फ 0.1% लोग ही हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन इंडिया की कुछ रैंक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहला कि मिल्क का इंडिया फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, मिल्क एक्सपोर्ट में, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, 23% है पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन का, ठीक है। देन फिशरीज़ के अंदर सेकंड रैंक है हमारी, जो कि 7.56% है पूरे वर्ल्ड का, और 1.24% है हमारे जीवीए का, और 7.28% है हमारे एग्रीकल्चरल जीवीए का। जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता होगा हमारे नेशनल अकाउंट्स जो हैं उसके अंदर अब जीवीए के थ्रू हम बताते हैं कि हमारा कितना एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल या फिर सर्विसेज का आउटपुट है, ठीक है ना, तो जीवीए से वो दिखाते हैं हम। देन एग के अंदर का कितने नंबर पे हैं? हम थर्ड पे हैं। मीट के अंदर 8 पे हैं। वेजिटेबल ऑयल में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है। चलो अब बारी आ जाती है आपकी इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिगर है, ये वाली जो सबसे ऊपर है, ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इसके अंदर क्या है, देखो कि आपका इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड में ग्रोथ हो रही है, मतलब कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई है? देखो सबसे ज़्यादा हुई है आपकी माइनिंग एंड क्वेरिंग में, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग में हुई है 14.3%। उसके बाद किस में हुई है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग में हुई है, ठीक है। देन किस में हुई है? इंडस्ट्री में ओवरऑल हुई है, ठीक है। इंडस्ट्री की ये टोटल है आपकी, ये इंडस्ट्री तो टोटल है 11.8% से ग्रो करी थी, ये अलग से है, देखो ये टोटल है आपका, ठीक है ना। ये जो ऊपर तक है इंडस्ट्री के ऊपर तक के हैं सारे, ये तो आपके इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स ही हैं, है ना। तो आपको ये वाले को काउंट नहीं करना है इसके अंदर, 11.8 वाले को। 11.8 तो है आपका टोटल जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करी थी उस टाइम। देन आपका थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया? फिर कंस्ट्रक्शन हो गया थर्ड पर, और इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई हो गया आपका फोर्थ नंबर पर। फर्स्ट पे कौन सा हो गया? माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। देन आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया सेकंड नंबर पे, फिर आपका कंस्ट्रक्शन हो गया थर्ड नंबर पे, और इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह आपकी हो गई किस पे? फोर्थ नंबर पे, ठीक है। चलो अब ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एफडीआई जो है उसको ऑटोमेटिक रूट पे डाल दिया था, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है कि आप जो एफडीआई है ना वो दो तरीके से आती है किसी भी कंट्री के अंदर। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी दो तरीके से आती है। एक तो होता है गवर्नमेंट का रूट, ठीक है, और एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूट जो होता है उसके अंदर आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं। और ऑटोमेटिक जो होता है उसमें गवर्नमेंट की ऐसे कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो आपका जो डिफेंस सेक्टर है ना उसके अंदर उन्होंने ये लिमिट जो है इंक्रीज़ कर दी थी। कितनी इंक्रीज़ कर दी है आपकी? देखो एफडीआई बियॉन्ड 74% एंड अप टू 100% विल बी परमिटेड अंडर गवर्नमेंट रूट। तो आपका कितना कर दिया है उन्होंने यहाँ पर? 74% कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है, और गवर्नमेंट रूट में यहाँ पे 100% कर दिया है, ठीक है। चलो और इंश्योरेंस सेक्टर में आपका कितना कर दिया इन्होंने? 74% कर दिया ऑटोमेटिक के अंदर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कितना कर दिया है? 100% कर दिया ऑटोमेटिक रूट में। और टेलीकॉम में भी आपका कितना कर दिया है? 100% कर दिया है ऑटोमेटिक रूट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिफेंस और इंश्योरेंस में तो 74% तक किया है ऑटोमेटिक में, और पेट्रोलियम और टेलीकॉम इंडस्ट्री में 100% कर दिया है, ठीक है। चलो अब ये बात है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड। तो आपकी सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहाँ पे? इस बार आया था पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, आपने देखा भी होगा जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका कि सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी कौन से मतलब कौन से सेक्टर में है, ठीक है। तो कहाँ से होती है हमारी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब होती कहाँ से है वो तो अलग सीन है, वो तो ये वाला हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट कौन से की कर रखी है? तो थर्मल की कर रखी है हमने, ठीक है। थर्मल कितना है? 67%। तो थर्मल कौन सा होता है आपका? जो कोल वगैरह से निकलता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, दैट इज थर्मल। देन नेक्स्ट है आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उनसे आपका कितना है? 22%। देन हाइड्रो से कितना है? 10%, और न्यूक्लियर से कितना है? सिर्फ 1%, ठीक है। चलो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा वही सेम थर्मल में सबसे ज़्यादा होती है, फिर रीन्यूएबल में होती है, फिर हाइड्रो में होती है, और लास्ट में न्यूक्लियर से होती है, ठीक है।
तो आपको ऑर्डर याद रखना है और परसेंटेज, सबसे ज़्यादा वाले का परसेंटेज याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? चलो, अब बात आती है सर्विसेज सेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो सर्विसेज सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तक हमने किसका किया है? अभी तक हमने एग्रीकल्चर का कर लिया, इंडस्ट्री का कर लिया, अब हम सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं। देखो सर्विसेज ने कितना किया है, देखो 18.4% सबसे ज़्यादा आपके ये यहाँ पर ग्रो हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ पर ग्रो हुए हैं? ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इसमें सबसे ज़्यादा है। देन आपकी आ रही है कहाँ पर? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर डिफेंस सर्विसेज, और लास्ट में किस में है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है अपना। देन एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ सी क्यों लग रही है यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर ना थोड़ी सी वो है, देखो यहाँ पर आपको एक्चुअल वाले लेने हैं, मैं बताती हूँ, रुको। जो आपको याद करना है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है, पेपर में ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, ये आपको याद नहीं करना है। तो क्या याद करना है? आपको याद करना है ये वाली फिगर, जो जीवीए का परसेंटेज है, ठीक है ना। तो जीवीए का सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, फिर उसके बाद ट्रेड, होटल्स का, फिर उसके बाद कितना है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पर शेयर पूछा जाता है। तो ग्रोथ रेट तो देखो सबसे ज़्यादा किसकी है? ट्रेड की है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज की है। लेकिन ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में ये पूछा जाएगा कि जीवीए का परसेंटेज कितना है। वही ना, मैं एकदम से देखकर थोड़ा सा मुझे हो गया, मैंने कहा ये फिगर्स तो मैंने याद करी नहीं थी, ये कौन सी फिगर्स आ गई। तो फिर मैंने ऊपर पढ़ा कि ये तो ग्रोथ रेट है और ये शेयर है, ठीक है। तो शेयर हमको याद करना है। तो ये तीनों हो गई हमारी किसकी? सर्विसेज की। और टोटल सर्विसेज की कितनी है शेयर? 53%, ठीक है। ये भी पेपर में आया था, आपसे पूछा गया था कि कितने से कितने के बीच में लाई कर रहा है आपका, तो वहाँ पर ऑप्शन था ना आपका कितना? 50 से लेके 55 के बीच में, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था शायद। तो इनके बीच में ही हमारी लाई कर रही थी सर्विसेज की ग्रोथ, 53% थी। क्लियर? देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ऐसे फालतू में नहीं करवा रही मैं। नेक्स्ट है आपका कि एफडीआई सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में आया है आपका, ठीक है ना। देखो रुको, ये चीज़ देखो। सबसे पहले शेयर ऑफ सर्विसेज इन एफडीआई, जो टोटल आपका एफडीआई आ रहा है उसमें से क्या नाम है, सर्विसेज का कितना परसेंटेज है? तो 53.7% है किसका? सिर्फ सर्विसेज का ही। देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर्विसेज सेक्टर इंडिया के लिए। 53.7% इसके अंदर एफडीआई आ रहा है अकेला, ठीक है। चलो, देन बात आ जाती है हमारी कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स जो हमारे इसके अंदर हैं, सर्विसेज के अंदर हैं, उनका कितना परसेंटेज है टोटल एफडीआई के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? देखो यहाँ पर ढूंढो, ये रहा 42.59, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आता है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था, अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर आई थी ना, वहाँ पर हमने देखा था। उसके बाद देखो कौन सा है हाईएस्ट आपका? ये है फाइनेंशियल, बिजनेस आउटसोर्सिंग, यही वाला है ना, इससे ज़्यादा वो तो कोई नहीं है, हाँ यही वाला है। तो ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो अब कौन सा आएगा? 18 से कम कौन सा है आपका? ये तो 13 है ना, 13 ही है सबसे ज़्यादा, यानी कि एजुकेशन आ गया आपका, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर पर आ गया। देन फोर्थ नंबर पे कौन सा है आपका? देखो फोर्थ नंबर पे 12.27 ट्रेडिंग आ गया, ठीक है। ये फोर्थ नंबर पर आ गया। और एक लास्ट देख लो आप 5 नंबर वाला, तो 12 से कम कौन सा दिख रहा है यहाँ पर अगला हमें? ये 2.25 है, बस यही है ना, यही वाला है टेलीकम्युनिकेशन, दिस इज़ 5th नंबर पे। क्लियर है सबको? ये तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है कि किस में सबसे ज़्यादा आता है एफडीआई, फिर उसके बाद किस में, फिर उसके बाद किस में। क्लियर? एक ये फिगर याद रखनी है और एक ये याद रखना है। चलो, नेक्स्ट है आपका सर्विसेज ट्रेड परफॉर्मेंस बाय सब सेक्टर, ठीक है। अब ट्रेड परफॉर्मेंस कैसी है? वो पिछला जो हमने पढ़ा वो तो एफडीआई था, ठीक है, लेकिन ट्रेड सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देखना है। देखो शेयर सबसे ज़्यादा किस में है आपका? यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा है 23.9 है ना, नहीं ये रहा
48.5, 48.5 किसका है? सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट है ये हमारा यहाँ लिखा है ना, टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो उसके बाद कहाँ पर है देखो, 23.9 बिजनेस सर्विसेज, ये आपका सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी कहाँ पर आ रही है, 23.9 से कम कौन सा है, ये है 10.6, तो ये ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रैंकिंग कर लेनी है। फिर आप देखो इम्पोर्ट्स के अंदर, अब इम्पोर्ट्स देखो, इम्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किस में शेयर आ रहा है, सबसे ज़्यादा शेयर है आपका बिजनेस सर्विसेज के अंदर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा है देखो, ये है 16.8 वाला है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये दूसरे नंबर पर आ गया। फिर तीसरे नंबर का देखो कौन सा है आपका, 16.8 के बाद ये 9.8 आ जाएगा आपका ट्रैवल वाला, ठीक है। तो दिस इज थर्ड रैंक पे। तो ऐसे आपको रैंक वाइज कर लेना है, क्लियर। चलो, देन शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब इन सब का परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कि पूरी जीडीपी के अंदर कितना परसेंटेज है, ये एमपी पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कितना है आपका टोटल कंजम्पशन का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंजम्पशन का इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंजम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट कंजम्पशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना परसेंट है, 29.6। नेट एक्सपोर्ट कितना है, -3%। अब देखो माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, ठीक है ना, हमारा करंट अकाउंट कह रही हूँ, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। दिस इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर ये माइनस में है फिगर, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो ये हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, इसीलिए। अब देखो एक्सपोर्ट में कितना है हमारा 20.1% और इम्पोर्ट्स में 23.1%। अब ये तीनों याद नहीं करने, बाकी याद कर लेने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीवीए, ठीक है। अब सारे जो भी हमारे सेक्टर्स हैं उनका टोटल जीवीए के अंदर कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज शेयर है, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो अब कितना कितना है, एग्रीकल्चर का कितना है 18.8%, इंडस्ट्री का कितना है 28.2%। अब ये देखो पिछले साल का चल रहा है, नए साल का मत समझ लेना, नए साल का भी मैं बताऊंगी, अभी आएगा आगे, क्लियर। तो अभी आपको बस इसका समझ लेना है, इस साल का, पिछले साल का सॉरी। तो ये है 28.2, सर्विसेज का कितना है 53%, ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलो, देन है आपका एनुअल ग्रोथ ऑफ जीवीए। अब ये तो था शेयर, कितना परसेंटेज शेयर है, अब ये ग्रोथ रेट है। अब ग्रोथ रेट देख लो भाई, सबसे ज़्यादा किसकी ग्रोथ रेट है, और सबकी देख लो कितनी कितनी ग्रोथ रेट है। तो एग्रीकल्चर की कितनी है 3.9%, इंडस्ट्री की कितनी है 11.8% और सर्विसेज की कितनी है 8.2%। यही आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। और पूरे जीवीए की कितनी है 8.6%, ठीक है। चलो, नाउ कंपैरिजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आपके थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, या ऑलमोस्ट मैं बता भी चुकी हूँ पहले, आपके कई सारे तो आ ही चुके हैं, कुछ नहीं आए हैं वो देख लेते हैं। एक तो आपका है इन्फ्लेशन कितनी है, तो इन्फ्लेशन कितनी है भाई 5.2%। इंडियाज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कितना परसेंटेज है जीडीपी का, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है, आया है पेपर में, तो 10.2%, इंपॉर्टेंट है ये। फिजिकल डेफिसिट ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट अकाउंट बैलेंस एज परसेंटेज जीडीपी, ये तो मैंने आपको पीछे करवा ही दिया, -0.2%। एक्सटर्नल डेट, ये भी मैंने बता दिया था आपको कितना है 20.2%, क्लियर। फॉरेक्स रिजर्व, ये भी मैंने बता दिए थे 633.6 था ना वहाँ पर, तो इन्होंने पूरा इसको वो कर दिया है, राउंड ऑफ करके 634 कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। एफडीआई इनफ्लोज इंपॉर्टेंट है, कितना एफडीआई आ रहा है आपका 48.4 यूएस डॉलर बिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे भी टिक लगाया है उसके डेटा लर्न कर लीजिएगा, क्लियर। चलो, अब बात आती है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, एमएसएमई क्या है, एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री के अंदर आता है आपका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इनकी ना डेफिनेशन आती है, आपकी जो डेफिनेशन है वो 2020 में ना चेंज हो गई थी, ठीक है, तो वो न्यू डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने वो यहाँ पर लगा दी है आपके लिए, उसको आप याद करो। देखो,
माइक्रो कौन सा होता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, सिंपली इन्वेस्टमेंट कितनी होती है 1 करोड़ से कम, और एनुअल टर्नओवर कितना होता है 5 करोड़ से कम। स्मॉल के अंदर कितना होता है 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम में इन्वेस्टमेंट इज़ 50 करोड़ से कम और एनुअल टर्नओवर इज़ 250 करोड़ से कम। अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखो याद ऐसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। कैसे कि 1 करोड़ को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 करोड़ को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको याद हो जाएगा ये। फिर आप इनको कैसे याद कर सकते हो एनुअल टर्नओवर को, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये इनका 5 टाइम्स है, ठीक है। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो इसकी टर्नओवर है वो 5 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट की। तो 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़, 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़, 50 करोड़ का 5 गुना 250 करोड़, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। देन आपका ये है कि ओवरऑल ये पूरी कंट्रीज़ की आपको एक ग्रोथ दे रखी है, आपको सिर्फ इंडिया की याद रखनी है। कितनी है इंडिया की, देखो 2022 की कितनी कही थी उन्होंने 9%, ठीक है, और 2023 की उन्होंने कितनी सोची थी, कितनी होगी 7.1%, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है बिल्कुल, ये भी याद कर लेना भाई, 2020 की भी याद कर लेना -7.3 और 2021 की भी 9। ईजी सी फिगर्स हैं तो याद सारी कर लो, तो इम्पॉर्टेंट है तो कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रोथ रेट तो इम्पॉर्टेंट ही होता है। चलो अब बारी आती है 2022 के बजट की, ठीक है, जो पिछले साल का आपका बजट था। तो अब वो देखो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है सबसे ज़्यादा, ये कौन सी फिगर है आपकी एक्सपेंडिचर की है। तो गवर्नमेंट का कहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको भी रैंक में लगा लेना है और कुछ नहीं करना खास। तो देखो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है गवर्नमेंट का, 20 है ना, बाकी तो कहीं इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं है, यही है। चलो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। पेपर में आया था कि नहीं आया था, जिन्होंने PYQ किया उनको पता होगा, पेपर का क्वेश्चन है ये, सब उन्होंने पूछा था सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कहाँ पर होता है, तो ऑप्शंस में था इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट आपको आंसर करना था। चलो दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो आपको स्टेट्स को देना पड़ता है पैसा, उनके जो टैक्सेस में शेयर होता है उससे, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड नंबर पे आपका। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे कौन सा है, देखो ये रहा 15 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में आपका जो जाता है पैसा, ये आपका तीसरे नंबर पर है। फिर चौथे नंबर पे कौन सा है आपका, चौथे नंबर पे है आपका ये फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जो आप ट्रांसफर्स करते हो, ठीक है, जो भी आपने फाइनेंस कमीशन को डिवोल्यूशन करते हो ना, कितना % था डिवोल्यूशन फाइनेंस का, 41% है ना। ये भी पेपर का क्वेश्चन है, कितना फाइनेंस कमीशन ने डिवोल्यूशन दिया था, कितना दिया था 41% दिया था। वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो और भी बहुत सारे होते हैं ना। चलो फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में कितने हैं आपके, 4th नंबर पे है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है आपका, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये 5th नंबर पे है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, अदर एक्सपेंडिचर तो आपको नहीं लेना है यहाँ पर, अदर एक्सपेंडिचर को छोड़ दो। फिर डिफेंस और सब्सिडीज़ दोनों बराबर नंबर पर हैं, ठीक है, ये 6th नंबर पर हैं दोनों ही। फिर 7वें नंबर पर आपका लास्ट में कौन सा है, पेंशन, ठीक है, पेंशन में जो खर्चा हो रहा है वो 7वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया कि गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ था। अब बात आती है हमारी कि गवर्नमेंट को पैसा सबसे ज़्यादा आया कहाँ से था, इनकम कहाँ से हुई थी, रिसीट्स कहाँ से सबसे ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। दिस इज रिसीट्स कहाँ से सबसे ज़्यादा मिली हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं, देखो भाई सबसे ज़्यादा मिली हैं बोरोइंग से, ठीक है, जो भी लोन वगैरह लिया है गवर्नमेंट ने वहाँ से सबसे ज़्यादा उनको पैसा आया है, ये 1st नंबर पर है आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST आपका, ठीक है, GST में आया है उससे बाद आपका दूसरे नंबर पे। फिर इनकम और कॉरपोरेशन टैक्स आपके दोनों सेम नंबर पर हैं, ठीक है ना, सेम है उनका, तो इसमें कितना हो गया 3rd नंबर पर आ गए कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स कौन सा होता है आपका, प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, जो कंपनीज पे करती हैं। देन आपका आता है कौन सा, इनकम टैक्स हो गया। देन यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, ठीक है, ये आपका आ गया 4थे नंबर पर। फिर कौन सा आएगा आपका, देखो इसके बाद आएगा आपका
नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू 5वें नंबर पर है। फिर लास्ट में 6ठे नंबर पे कौन सा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो ये आपको रैंक वाइज याद रखना है, ऑर्डर वाइज याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ और इंडिकेटर्स की। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्या है, ये डेफिसिट्स। ठीक है, डेफिसिट्स आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं यहाँ से। सॉरी मिनट रुको, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपको जो बड़ी बड़ी सी फिगर है ये याद नहीं करनी है। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो ब्रैकेट में फिगर्स दे रखी है ना, इनमें ये याद करनी है। तो कितना है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, पहले कितना मतलब उन्होंने सोचा था कितना होगा, 3.8%। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 2.6%। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 6.4%। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 2.8%। तो ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेवेन्यू 3.8, इनका ना क्रोनोलॉजी में वो पूछ लेता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा किसका है, फिर कौन सा डेफिसिट है, फिर कौन सा डेफिसिट है। कभी वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका, या रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, या वो आपसे आजकल वो पूछ रहा है एजर्शन रीजनिंग में पूछ लेता है, या सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे देगा। क्या देगा, अब देखो मैं कंफ्यूज करने का बताती हूँ। वो क्या करेगा, कहेगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंटेज है। देखो फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंटेज है, 3.8%, मतलब रेवेन्यू वाला इसमें दे देगा। और कहेगा रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट आपका है 6.4%। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा, जिस बच्चे को पता होगा कि कितना यहाँ पर डेटा है, तो वो आसानी से समझ जाएगा भाई कि इसने फिजिकल डेफिसिट वाला इधर दे दिया है और रेवेन्यू वाला इधर दे दिया है, तो ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आता है। चलो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर समझने की है कि आपको कितनी रिसीट्स हैं, इनका भी फिगर आप रफली याद कर लेना। ठीक है, कभी पेपर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, 22 लाख के आसपास। ठीक है, मतलब इतना पूरा याद नहीं करना है, पर ये याद कर लेना कि 22 लाख के आसपास है। ठीक है, जिनमें से टैक्स रेवेन्यू कितना है, 19 लाख के आसपास, और नॉन टैक्स कितना है, 2,69,000 के आसपास। कैपिटल रिसीट कितनी है आपकी, 17 लाख के आसपास, और टोटल रिसीट्स आपकी कितनी है, 39 लाख के आसपास। ठीक है, 40 लाख के आसपास। एक्सपेंडिचर कितना है, 39 लाख के आसपास है आपका। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये सारी फिगर्स। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अब आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसको फाइनेंस तो करना पड़ेगा ना, उसको कवर तो करना पड़ेगा। तो उसको कैसे कवर कर रहा है हमारी गवर्नमेंट, कैसे कवर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हम देख रहे हैं। तो देखो अब सबसे ज़्यादा कहाँ से कवर करती है, फिर कहाँ से करती है, ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। कितना कर रही है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन से में सबसे ज़्यादा कर रही है, कौन से में कम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पर है आपका, मार्केट बोरोविंग्स ही है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, सॉरी डेट रिसीट्स आपकी सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर ये। सेकंड नंबर पे आपका मार्केट बोरोविंग्स। देन थर्ड नंबर पे कौन सा है आपका, थर्ड नंबर पे आपका ये सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। फिर आपका कौन सा है, ये है अदर रिसीट्स। ठीक है, ये चौथे नंबर पर आ गई आपकी। फिर है आपका स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, ये 5वें नंबर पर आ गया। फिर लास्ट नंबर पे आपका है एक्सटर्नल डेट। ठीक है, चलो, और लास्ट में ये आपका कैश बैलेंस वाला। ठीक है, ये 7वें नंबर पर आ गया। तो ऐसे आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है कि कैसे कैसे फिजिकल डेफिसिट आपका फाइनेंस हो रहा है। ये इन्फ्लेशन की कुछ फिगर्स हैं आगे, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्फ्लेशन की कौन कौन सी है, WPI कितना है आपका, 12.5%। CPI कितना है, 5.2%। ठीक है, CPI कितना है, 5.2%। देन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का कौन सा है, 5%। फिर एग्रीकल्चरल लेबर का कौन सा है, 3.2%। देन रूरल लेबरर्स का 3.5%। तो ये आपको याद कर लेनी है फिगर्स। मेन जो याद करना है वो ये दोनों याद करना है, नीचे वाले 3 नहीं भी होते तो चल जाएगा। क्लियर, चलो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन कितनी है, ये भी वो पेपर में पूछ लेता है। तो फूड इन्फ्लेशन कितनी हो गई आपकी, 2.9%। ठीक है, 2.9% थी आपकी फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर। और कुछ तो नहीं है यहाँ पर, देखो इम्पोर्टेंट रिटेल कोर इन्फ्लेशन
हैज़ शोन अ राइजिंग ट्रेंड। एवरेज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो कितनी है, 5.9% है, ठीक है। ये दोनों फिगर जिसमें से आपको ध्यान रखनी है, एक तो फूड इन्फ्लेशन की और एक कोर इन्फ्लेशन की। अच्छा मुझे ये बताओ, कोर इन्फ्लेशन और नॉन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, पता है किसी को भी? तो यहाँ पर क्या है, एक तो होती है आपकी कोर इन्फ्लेशन और एक होती है नॉन कोर। तो कोर कौन सी होती है, कोर होती है आपकी जो बेसिक सब जो आपकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो इन्फ्लेशन आप मेजर करोगे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी नहीं आती, इसमें आपकी फ्यूल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन, ये दोनों आपकी नहीं आती हैं, क्योंकि इन दोनों की जो प्राइजेज होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, चेंजिंग होते हैं, ठीक है ना, स्टेबल नहीं होते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो इन्फ्लेशन है इसको माइनस कर देते हैं हमारी टोटल इन्फ्लेशन में से, और हमारी निकल जाती है कोर इन्फ्लेशन। और अगर मैं सिर्फ इन दोनों की इन्फ्लेशन का बात करूं तो वो कौन सी होती है, नॉन कोर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। तो सिंपली टोटल इन्फ्लेशन में से अगर मैं नॉन कोर इन्फ्लेशन को माइनस कर दूं तो मेरी कोर इन्फ्लेशन निकल जाती है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है, पेपर में पूछा गया है, पेपर का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नए डेटा के पास, ठीक है। पिछला जितना भी डेटा था पिछले साल का वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारी बारी आ जाती है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की, ठीक है। जो हमारा डेटा है कल जो हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे कल आया है और बजट आज अनाउंस किया गया है, तो दोनों का डेटा अब हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलो तो सबसे पहले वही फॉरेन ट्रेड में देख लेना है आपको। फॉरेन ट्रेड में सबसे ज़्यादा क्या है, देखो यहाँ पर है आपकी टॉप एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़, ठीक है। क्योंकि देखो ना इस बार जो आपके उन्होंने फिगर्स दी है ना वो पिछली बार जैसे नहीं दिया। पिछली बार ना बहुत रिफाइंड वे में उन्होंने हर चीज़ की रैंकिंग वगैरह कर प्रोवाइड करे थे, सारे टेबल जो मैंने आपको अभी दिखाए, ठीक है। वो सारे आपके इकोनॉमिक सर्वे के ही डेटा, वहाँ से डेटा उठाया मैंने, उसी का ही मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे वो, ठीक है ना। अब देखो जो इस बार उन्होंने दिया है ना, इस बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, ठीक है। एक तो उन्होंने रैंक में नहीं दिया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो आपको होगी समझने में। तो इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, शॉर्ट में बता दिया है कि कौन से एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ है, कौन सी इंपोर्ट कमोडिटीज़ है। तो इसको पढ़ लो अच्छे से। ये सब नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना हो उसके लिए मैंने दे भी दिया है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट आपको यही है, देखो सबसे ज़्यादा आपकी एक्सपोर्टिंग कमोडिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा है आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टेड कौन सी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पिछली बार भी था। उसके बाद कौन सा है, जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और लास्ट में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये आपके टॉप एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ हैं। फिर आपकी बात आ जाती है टॉप इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ की, है ना। तो टॉप इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ कौन सी हैं आपकी, देखो सबसे पहले तो आपकी वही आ जाएगी क्रूड ऑयल। कहाँ गया भाई, ये रहा, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड ये आपका सबसे ज़्यादा रहता है इंपोर्ट के अंदर। उसके बाद आपकी कौन से हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स, फिर मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके फर्स्ट नंबर पर हो गया, ये सेकंड पर हो गया, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और फिफ्थ पे, हाँ ठीक है ना। समझ में आती है ये चीज़। तो टॉप 5 आपको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट दे दिए, पिछले में टॉप 5 आपको एक्सपोर्ट दे दिए। क्लियर? तो आपको ध्यान देने हैं, ये वाले याद कर लेने हैं। अब बारी आती है आपकी किसकी, ये है आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और इंपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जैसे पिछली बार उन्होंने दे दिया था आपको पाई चार्ट सा बनाकर, तो पाई चार्ट इस बार उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ ये खाली एक्सप्लेनेशन सी दी जिसको मैंने उठा लिया है। तो इसको आपको ध्यान देना है कौन कौन सी हैं। देखो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फर्स्ट नंबर पे तो अभी भी आपका कौन है, यूएसए है, ठीक है। उसके बाद यूएई है, और लास्ट थर्ड नंबर पे अब आपका नीदरलैंड है। पहले कौन सा था, चाइना था, तो चाइना को उसने ओवर पावर करके थर्ड नंबर पे नीदरलैंड हमारा टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी डेस्टिनेशंस में से एक हो चुका है। अब कौन सा हो गया है, यूएन हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? चलो देन इंपोर्ट में कौन कौन से हैं हमारे, इंपोर्ट में वही सेम चीज़ है हमारी, पहले जो चाइना था, फिर यूएई था, फिर यूएसए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज आया, यहाँ पे रशिया और सऊदी अरेबिया आ चुके हैं। पहले हमारे यहाँ पर दो दूसरी कंट्रीज थी, तो यहाँ पर हमारा CUU जो है वो अभी भी इंपोर्ट में अभी भी वही है, एक्सपोर्ट में चेंज हो गया है, चाइना की जगह पे नीदरलैंड्स आ गया है, ठीक है। चलो
अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ पर आया है, ठीक है। ये भी FDI का भी उन्होंने यहाँ पर कोई टेबल ऐसे, मतलब रिफाइंड टेबल नहीं दिया, टेबल तो दिया है लेकिन रिफाइंड टेबल नहीं दिया, तो मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया क्योंकि यही हमको पढ़नी है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखो, तो आपका FDI जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, जो पहले आ रहा था वही सेम, फिर उसके बाद सर्विसेज में, उसके बाद ट्रेडिंग में। तो टॉप 3 आपको यहाँ पर पता चल गए। सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ से आ रही है, डेस्टिनेशन सोर्सेज कौन से हैं FDI के, वो देखो। सबसे पहला सिंगापुर है जो पहले भी था, फिर मॉरिशियस है, फिर UAE है, फिर USA है। देखो यहाँ पे चेंज आ गया है, पहले हमारा क्या था, सुमंज, यानी कि पहले सिंगापुर, फिर USA, फिर मॉरिशियस। अब देखो क्या है, सिंगापुर, फिर मॉरिशियस, फिर UAE, फिर USA, ठीक है। जो पहले UAE हमारा कभी था ही नहीं, पिछले साल कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहा था, पूरे हमारी टॉप जो हमारे FDI के सोर्सेज थे उनमें कहीं था ही नहीं। अब ये 3rd नंबर पे आ गया एकदम से, देखो, ठीक है। और USA हमारा 4th नंबर पे चला गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, देन आपके ये कुछ इम्पॉर्टेंट इस बार जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे था आपका, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट से ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे टेबल नज़र आया जो फॉरेन ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लो इसको क्या है इसमें। एक तो इंडिया का शेयर, ठीक है, इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, टोटल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट्स है उसमें इंडिया का कितना शेयर है, कितना है, 1.8%। और मुझे लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। फेब वाले में तो मुश्किल है, जून वाले में आने की बहुत चांसेस है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है ये वाला टेबल, इसके अंदर से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। देखो, अब टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में कितना हो गया, 1.8%, ठीक है। कमर्शियल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में कितना है, 4%, ठीक है ना। देन टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट में कितना है, 2.2%। ये तो हो गया खाली गुड्स के अंदर, गुड्स के एक्सपोर्ट में, ये सर्विसेज के एक्सपोर्ट में, ये दोनों गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट में। देन इंपोर्ट में देखो, इंपोर्ट में कितना परसेंटेज है हमारा, गुड्स के इंपोर्ट में 2.5%, सर्विसेज के इंपोर्ट में 3.5%, और पूरा सर्विसेज और क्या कहते हैं गुड्स के इंपोर्ट में 2.7%। क्लियर। अब इंडिया की रैंक देखो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कितनी है, एक्सपोर्ट में कितनी है, 21st रैंक है, इंपोर्ट में 14th रैंक है, सर्विसेज एक्सपोर्ट में 7th रैंक है, सर्विसेज इंपोर्ट में 10th रैंक है। तो रैंक्स जो आती जब भी दे देना वो इकोनॉमिक सर्वे में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये रैंक्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये रैंक्स याद रखनी है। क्लियर। चलो, देन बात आती है आपके करंट अकाउंट बैलेंस की। तो कितना है हमारा करंट अकाउंट बैलेंस भाई, तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा अभी डेफिसिट में चल रहा है, $36.4 बिलियन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद कर लो। और ये कितना परसेंटेज ऑफ GDP है, 4.4%। पहले हमने कितना पढ़ा था, कितना था, -0.2%, ठीक है। अब कितना हो चुका है, 4.4%, ठीक है। तो ये आपको फिगर याद रखनी है, 4.4% और $36.4 बिलियन। चलो, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ठीक है। अभी इसके भी कुछ उन्होंने रिफाइंड तुम्हारे टेबल्स नहीं दिए हैं, तो मैंने उसका पूरा पढ़ कर एक एक लाइन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई, पूरा सुबह से मैं यही लगी हुई थी कि इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने के लिए कि क्या है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकालें, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा क्लियर वे में उन्होंने चीज़ें नहीं दी हैं, क्योंकि काफ़ी नई नई चीज़ें हुई हैं इन 2 सालों के अंदर इंडिया के अंदर, तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें निकालना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसमें से, ठीक है। चलो, तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपके लिए ही हो रही है ये सारी मेहनत। चलो, तो सबसे पहले आपका देखो क्या है, सर्विसेज सेक्टर सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, 8.4%। वहाँ पे तो हमने टेबल पढ़ा था ना, तो अब यहाँ पर टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको फिगर्स दे रखी हैं, तो इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। सर्विसेज सेक्टर में कितना है, 8.4%। और इंडस्ट्री का कितना है, इंडस्ट्री का है आपका 4.1%, ठीक है, 4.1%। और एग्रीकल्चर का कितना है, एग्रीकल्चर का है आपका 3.3%। क्लियर, समझ में आती है ये चीज़। तो तीनों की ग्रोथ रेट आपको याद रखनी है। सर्विसेज की कितनी है, 8.4, इंडस्ट्री की कितनी है, 4.1, और एग्रीकल्चर की कितनी है, 3.3। ये आपकी क्या है, ग्रोथ रेट्स है। क्लियर, समझ में आता है। चलो, अब बारी आ जाती है आपकी कि इंडस्ट्री के जो हमने पिछला भी इकोनॉमिक सर्वे देखा था, उसमें इंडस्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स हमने देखे थे ना, उनका कितना परसेंटेज है पूरे GVA में।
तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा किसका है, देखो इस बार मैन्युफैक्चरिंग का है, पहले किसका था, माइनिंग एंड क्वेरिंग का था पिछली बार, ठीक है। इस बार किसका आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग का आ गया है फर्स्ट नंबर पर, देखो, ठीक है। फिर उसके बाद किसका है आपका, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन का कितना हो गया, सेकेंड नंबर पर। थर्ड नंबर पे किसका है आपका, इन दोनों का है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और माइनिंग का भी, दोनों का ही आपका थर्ड नंबर पर आ गया। समझ में आती है ये चीज़, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेबल। देन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो आपके इन्होंने इस बार टेबल दिया है ना, वो इस तरीके से दिया है, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का ना देकर उन्होंने ऐसे आपको दिया है इस बार, मिक्स कर कर थोड़ा सा ना मिक्स वे में उन्होंने दिया है आपको ये टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, कितना मतलब कौन कौन से फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट की तीन है ना, ये जो लास्ट की तीन रोज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है याद, ये लास्ट की जो तीन रोज़ हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कितना है आपका परसेंटेज, 2020 में 1.6, 2021 में 4.1, 2022 में 3.3। जिसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, उनको है कि बस मैम हमें तो एक एक फिगर याद करनी है, वो ये लास्ट वाला याद कर लेना खाली, ठीक है ना। लास्ट वाले में आपको 3.3% कर लेना है याद। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का कितना है, 4.3% है। ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का 13.7, फाइनेंसिंग रियल एस्टेट का 6.4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस का 7.9, देन ये पूरा जीवीए का उन्होंने बताया है 6.7%। पहले कितना था, 8.6% के आसपास, है ना। इस बार कितना है, 6.7% है। जबकि हमने कितना किया था, प्रोजेक्ट कितना किया था, शायद 7% हमने प्रोजेक्ट किया था, है ना, लेकिन 7% हमारा नहीं हुआ है, कितना है, 6.7% है। चलो अब इसमें भी हाईएस्ट लोएस्ट वाला देख लो भाई, सबसे ज़्यादा किस में है, ट्रेड होटल एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के अंदर, इसमें फर्स्ट नंबर पर आएगा। देन सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस वाला, ये आपका सेकंड नंबर पर है। देन थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया आपका, फाइनेंसिंग एंड रियल एस्टेट वाला, ठीक है। अब देखो सारी की सारी सर्विसेज ही हैं इसमें, ये तीनों सर्विसेज में ही आता है आपका, है ना। सर्विसेज देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। फिर उसके बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे लास्ट में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। चलो अब बारी आती है हमारे बजट 2023 की। यहाँ तक हमारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे के जितनी भी इंपॉर्टेंट फिगर्स थी वो हो चुकी। अब हमें बजट, जो इस बार का बजट है, जो आज 1 Feb 2023 को लॉन्च हुआ है, उसके फिगर्स कर लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो जो फिगर है ना, ये तो इकोनॉमिक सर्वे की है, ठीक है ना। अभी जो आएगी मेन आपकी बजट की, वो तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे है। ये आपकी उसमें से ही ली है मैंने, क्या नाम है, इकोनॉमिक सर्वे में से, ठीक है। चलो, तो कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्स प्रोफाइल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, फिर कहाँ से आता है, फिर कहाँ से आता है, ये आपको देखना है। देखो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से, ठीक है। जीएसटी से आपको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टैक्स आता है गवर्नमेंट को। उसके बाद आपका आता है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में से, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका आता है कहाँ से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, ठीक है, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे कहाँ से आता है, कस्टम ड्यूटी से, कस्टम से जो आपका आता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो होता है, ठीक है ना, वहाँ से। क्लियर, समझ में आती है ये सबको। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये भी दे दिया आपको, ग्रोथ भी दे दी उन्होंने कि ग्रोथ कितनी किस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है आपकी, इनकम टैक्स में है। उसके बाद ग्रोथ किस में है आपकी, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर है। फिर किस में है, कॉरपोरेट के अंदर है, ठीक है। फिर जीटीआर क्या है भाई आपका, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अंदर है, ठीक है। चलो देन बजट एट अ ग्लांस, ये भी वही सेम चीज़ है जो जैसे मैंने पिछली बार आपको टिक करवाया है, वो इस बार वाला भी आपको याद कर लेना है यहाँ से, रेवेन्यू डेफिसिट से, ठीक है। कितना है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट इस बार, 2.9%, इफेक्टिव रेवेन्यू 1.7, फिस्कल डेफिसिट 5.9, देखो पिछली बार से कम कर दिया उन्होंने हमारा। प्राइमरी डेफिसिट 2.3। तो ये हमारे देखो ये एस्टीमेट्स हैं हमारे, क्लियर, एस्टीमेट है कि हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारा इतना होगा या नहीं होगा, वो तो भाई अगली बार ही पता चलेगा हमको, है ना। देखो अब पिछली बार का हमारा कितना था, 6 पॉइंट समथिंग ही था हमारा, 6.4% उन्होंने हमें बताया कि 6.4% रहा है। देखो हम देखते हैं पीछे मुड़ के कि उन्होंने कितना पिछली बार प्रोजेक्ट किया था।
प्रोजेक्ट कितना था भाई, एक सेकेंड, थोड़ा आगे निकल गए हम शायद। हाँ, प्रोजेक्टेड कितना था फिजिकल डेफिसिट 6.4% ही था, और हमारा 6.4% ही रहा, ठीक है ना, जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उतना ही रहा है, तो अच्छी बात है भाई, जितना प्रोजेक्ट किया था उतना ही निकला है। तो चलो देन हमारा 2.3% प्राइमरी डेफिसिट, ये जो बिल्कुल हमारे ब्रैकेट वाली फिगर्स है ना, ये 2.9, 1.7, 5.9, 2.3, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वही रेवेन्यू रिसीट कितनी रही है आपकी, 26 लाख के आसपास, जिसमें से टैक्स रेवेन्यू 23 लाख के आसपास रहा है, नॉन टैक्स आपका 3 लाख के आसपास रहा है, कैपिटल रिसीट आपकी 18 लाख के आसपास रही है, टोटल रिसीट आपकी 45 लाख के आसपास, टोटल एक्सपेंडिचर भी 45 लाख के आसपास, ठीक है ना। चलो देन आपका है ये वही सेम जो पिछली बार का मैंने आपको बताया, वही सेम चीज़ है ये भी, कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है, एक्सपेंडिचर वाला ये है, ठीक है ना, इस बार एक्सपेंडिचर वाला इस साइड है आपका, तो ये एक्सपेंडिचर वाला सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा रिसीट्स कहाँ से आ रही हैं, क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे रिसीट कहाँ से आ रही हैं आपकी, देखो बोरोइंग से ही आ रही होगी, इससे ज़्यादा तो कहीं से आती नहीं है, तो ये फर्स्ट नंबर पर हो गया। फिर कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स जीएसटी आ गया आपका, जीएसटी दूसरे नंबर पर, फिर आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आपका तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर कौन सा है आपका, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर नॉन टैक्स रिसीट्स पाँचवें नंबर पर आ गई, देन कस्टम आपका छठे नंबर पर आ गया, सातवें नंबर पे आपकी नॉन डेट कैपिटल रिसीट आ गई, वही सेम ऑर्डर जो पिछले साल था वही इस बार भी है। एक्सपेंडिचर देखो सबसे ज़्यादा किस में है आपका, इसमें ही है, इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर ही फर्स्ट नंबर पर। फिर उसके बाद आपका कहाँ पर है, यहाँ पर शेयर के अंदर ही आपका जो टैक्सेस का शेयर होता है स्टेट्स का। फिर उसके बाद किस में है आपका, देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर, वही सेम जो आपका पहले चल रहा था वही सेम है। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे कौन सा है, 17 के बाद 9 है ना, ये रहा फाइनेंस कमीशन वाला फोर्थ नंबर पे, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये भी फोर्थ नंबर पे, ये दोनों का सेम ही है। फिर उसके बाद 9 के बाद आपका आएगा डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में आपका आ जाएगा 5वें नंबर पर। फिर आपका सब्सिडीज़ है, ठीक है, सब्सिडीज़ के अंदर आपका आ गया 6ठे नंबर पे, और लास्ट में आपकी पेंशन्स आ गई जैसे पिछली बार थी लास्ट नंबर पे, क्लियर। चलो देन ये पूरी आपकी बजट प्रोफाइल है, इन शॉर्ट मैंने बिल्कुल बजट से ही ये वहाँ से ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप देख सकते हो पूरा बजट का साइज़ हमारा कितना है, 45.03 लाख करोड़ है, ठीक है ना, रुपीज़ में इतना हमारा पूरा बजट का साइज़ इस बार था। अब आप देख सकते हो कितनी कैपिटल रिसीट थी यहाँ पर, कितनी उसमें से टैक्स रिसीट कितनी, टैक्स रिसीट कितनी थी आपकी, डेट रिसीट कितनी थी, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना था आपका, सब चीज़ें से सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना रहा आपका, सब्सिडीज़ कितनी दी आपने, सब चीज़ें इसके अंदर ही हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो अब बारी आती है इस बार के इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन देख लेते हैं भाई कितना कितना इन्फ्लेशन आया है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट की जो 3 है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। वो भी आपको कौन सा करना है मैं बता रही हूँ, 3 ही फिगर्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों। हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी है, 6.8% एज पर CPI, ठीक है, ये CPI के हिसाब से है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से है, ठीक है ना, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से है आपका CPI जो RBI यूज़ करता है, ठीक है ना, 6.8%। कोर इन्फ्लेशन है 6.1%, फूड इन्फ्लेशन है 7%। वहीं अगर आप WPI के हिसाब से देखो, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका, ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपकी कितनी है ये भी देख लो भाई। फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी है, 7.5% है फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन है 9.2%, हेडलाइन इन्फ्लेशन है 11.5%। तो अगर आपसे पूछे WPI वाला तो ये वाले 3 बता देना, अगर आपसे पूछे CPI वाला तो ये वाले 3 है, ठीक है। चलो देन आपकी मॉनेटरी पॉलिसी देखनी है हमको, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं मैं आपको बताऊंगी, तो ये वही वाली चीज़ है। तो कितने हैं हमारे टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, 1 मिनट रुकिएगा, तो कितने हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखो टोटल है आपके 2021-22 के देखने, 2022 का देखना है हमको, तो ये रहे हमारे टोटल कितने हो गए,
46 लाख 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो कितना है भाई 46 लाख ही है ना, हाँ 46,54,920 रुपीज़ करोड़, ठीक है, करोड़ रुपीज़ जो भी। तो ये आपके कितने हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं टोटल। फॉरेन करेंसी एसेट कितनी है, इतनी है। फॉरेन एसडीआर्स कितने हैं हमारे, एसडीआर्स इतने हैं। देन रिजर्व ट्रांस पोजीशन कितनी है हमारी, आरटीपी, ये इतनी है। देन गोल्ड कितने रखे हुए हैं हमने, इतने के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। ये चीज़ें वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के रिस्पेक्ट से। हाँ, पेपर के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किससे मिलकर बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो गोल्ड, दूसरा रिजर्व ट्रांस पोजीशन, देन एसडीआर्स, और चौथा फॉरेन करेंसी एसेट। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं कि ये चारों मिलके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं। बाकी इनके फिगर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर खाली ये टोटल वाली इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, ठीक है, जो पॉलिसी रेट्स हैं, आरबीआई के पॉलिसी रेट्स जो हैं हमारे, ये हमको देख लेने हैं। कितना है रेपो रेट, कितना है 6.25। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना है आपका 6%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना है 6.5। बैंक रेट भी 6.5। रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। सीआरआर कितना है, कैश रिजर्व रेशियो 4.5, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना और क्रोनोलॉजी में भी लगा लेना। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन भी आता है इसमें से। तो सबसे ज़्यादा किसका है, एसएलआर का है, तो ये फर्स्ट नंबर पर रहेगा। फिर उसके बाद आपका बैंक रेट है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर रहेगा आपका। फिर उसके बाद आपका रेपो रेट है, नहीं, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आपका दोनों ही दो नंबर पर है, दोनों ही 6.5 है ना। फिर आपका रेपो रेट है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, ठीक है। फिर आपका लास्ट में कौन सा आ जाएगा, लास्ट में तो नहीं, सीआरआर आएगा, पहले सीआरआर 5th नंबर पे, और लास्ट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, ठीक है। चलो देन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं ये कुछ आपके, जो आपको देख लेने हैं। इसमें क्या देखोगे भाई, इसमें आपको यही दिखना है कि सबसे ज़्यादा किस में और सबसे कम किसके अंदर है, ये आपको ध्यान देना है। रुको देख लेते हैं हम लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमारी कितनी दे रखी है इन्होंने, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और ये टोटल फर्टिलिटी रेट हमें दिया हुआ है। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, देखो टोटल फर्टिलिटी रेट ये सब का दे रखा है। इंडिया का देखो कितना है 28, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, सॉरी ये तो दूसरा टेबल है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2.2, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.2। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है हमारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है हमारा 67.9। क्लियर, ये तो 2010-14 के हिसाब से, और 2014-18 के बीच में 69.4 है। देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें बेसिकली आपको याद रखना क्या है। मैं इसको सारा रब कर देती हूँ, अब बताती हूँ मैं आपको कौन कौन सा याद करना है। तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 2.2 है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना है 69.4 है। आई होप आपको सबको पता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी क्या होता है। अगर आप चाहते हो, आपको नहीं पता है ये सब क्या है, आप चाहते हो मैं बताऊं आपको क्या है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगी। सारे इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक, ग्रोथ इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं वो सबका मैं एक बार डिस्कस कर लूँगी, ये होता क्या है, क्या फार्मूलाज होते हैं इनके, और मतलब क्या है, ठीक है। चलो फिर आपको क्या ध्यान देना है, इसमें देखना है सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका है, देखो सबसे ज़्यादा आपका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है 77.9, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है, ये रहा केरला का, ठीक है। केरला का सबसे ज़्यादा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी सबसे ज़्यादा है। देन सबसे कम किसका है, सबसे कम भी देख लो भाई, सबसे कम है आपका ये रहा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे कम है। अच्छा ये मैंने फीमेल देख दिया, फीमेल नहीं, टोटल देखना है हमको। नहीं टोटल तो हमारा किसका सबसे ज़्यादा है, अभी भी केरला का ही सबसे ज़्यादा है ना। और सबसे कम किसका है, सबसे कम अभी भी इसका ही है, उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। चलो ये वाला नहीं करना आपको, ये फीमेल वाला है, ये मैंने गलत देख दिया, ये टोटल वाला करना है, ठीक है। देन टोटल फर्टिलिटी रेट देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है आपका अभी तक तो बिहार में, है ना, बिहार में है आपका सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट है इसमें। और लोवेस्ट किसके अंदर है? लोवेस्ट है आपका एक तो इसमें तमिलनाडु में और दूसरा वेस्ट बंगाल में। क्लियर? ये लिख लो आप पे अपनी नोटबुक के अंदर तो सही रहेगा। देन बर्थ रेट देखो, बर्थ रेट हमारा कितना है इंडिया का? 19.5। डेथ रेट कितना है? 6। और इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट कितना है? 28। ठीक है, अब इसमें भी आप ढूंढ लेना भाई कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में है, लोएस्ट किसके अंदर है, ये आपको याद कर लेना है कि बर्थ रेट किस में हाईएस्ट है, डेथ रेट किस में हाईएस्ट है, इनफैक्ट मोर्टालिटी किस में हाईएस्ट है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन स्टेट वाइज लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट अब देख लो भाई कितना है हमारे इंडिया का। इंडिया का लिटरेसी रेट है हमारा 73%। ठीक है, 73% है हमारा लिटरेसी रेट। ये 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से उन्होंने बताया। ठीक है ना, 73% हो गया आपका। देन इसमें भी आप देख लेना हाईएस्ट किसका, हाईएस्ट वैसे तो केरला का ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो किसी का रहता नहीं है। ठीक है ना, ये रहा केरला आपका हाईएस्ट। और लोएस्ट देख लेना किसका होता है। क्लियर? देन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अब आप देख लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है इंडिया का? इंडिया का है 37.2%। क्लियर? सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, वो यहाँ पे आप देख लेना जब मैं आपको PDF दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लेना, माइंड और इकोनॉमिक्स के नाम से है, वहाँ पे आप सर्च कर लेना, फिर इसमें कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है वो याद कर लेना। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारे इंडिया का? 8.2%। ठीक है, कितना है? 8.2% है। फिर वही हाईएस्ट लोवेस्ट देख लेना कौन सी स्टेट के अंदर है यहाँ से। देन नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेट कितना है? 34.2%। अच्छा मुझे ये बताओ कि वर्कर पॉपुलेशन रेट WPR और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इनमें फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। देखो, लेबर फोर्स में तो आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों आते हैं आपके, एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड भी। लेकिन जो वर्कर वाला होता है ना, वर्कर पार्टिसिपेशन, इसमें सिर्फ आपके एम्प्लॉयड आते हैं, इसमें अनएम्प्लॉयड को हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? इसमें भी अनएम्प्लॉयड कौन से हैं? जो विलिंगली काम करना, जो मतलब विलिंग है काम करने के लिए, जो लगातार ढूंढ रहे हैं अपने लिए जॉब, वो भी आप लेबर फोर्स में लेते हो। लेकिन वर्कर के वो लोग वर्कर्स तो नहीं है ना, लेबर फोर्स में तो है, काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो एक्चुअली काम कर नहीं रहे, इसीलिए उनको हम वर्कर पार्टिसिपेशन रेट में नहीं लेते हैं। क्लियर? तो ये पेपर का क्वेश्चन है आपका कि लेबर फोर्स क्या होती है। लेबर फोर्स इज द समेशन ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। क्लियर? चलो अब यहाँ से भी देख लेना भाई हाईएस्ट लोएस्ट। नेक्स्ट है आपका सेंसस 2011 का डेटा, जिसमें कुछ चीज़ें जो आपकी इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछी जाती है। मैंने वो सब अपना ये जो नोट्स अपने नोटबुक में बना रखे थे ना, वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो उसको याद रखना। देखो 35 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज है हमारी टोटल, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के 35 है। देन 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है? 1210.6 मिलियन है, यूपी की हाईएस्ट है और महाराष्ट्र की हाईएस्ट है अर्बन एरियाज़ में, यूपी की रूरल एरियाज़ के अंदर। देन परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? रूरल एरियाज़ के अंदर मेघालय की और अर्बन एरियाज़ के अंदर दमन एंड दीव की। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी हाईएस्ट है? दिल्ली की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। लोएस्ट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। अब देखो आपको याद आ रहा होगा, पेपर का क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। देन सेक्स रेशियो आपका हाईएस्ट किसका है? केरला का है। लोएस्ट रूरल एरिया में चंडीगढ़ का है और अर्बन एरिया में दमन एंड दीव का है। देन चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका हाईएस्ट आपका रूरल एरिया में छत्तीसगढ़ का है, लोएस्ट आपका पुडुचेरी का है। देन लोएस्ट आपका अर्बन एरिया में हरियाणा का है और रूरल एरियाज में दिल्ली का है। ठीक है, देन SC पॉपुलेशन आपकी सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन, देखो परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर की बात नहीं हो रही, परसेंटेज की। तो परसेंटेज आपका हाईएस्ट SC पॉपुलेशन कहाँ पर है? पंजाब में है और लोएस्ट मिजोरम के अंदर है। और नंबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपकी यूपी के अंदर है। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है ना ये, SC पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आपने क्या बताना था वहाँ पर कि पंजाब में है। चलो, देन ST पॉपुलेशन आपकी प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। सबसे कम कहाँ पर है? यूपी में। और नंबर्स के अंदर हाईएस्ट कहाँ पर है? ST आपके मध्य प्रदेश के अंदर और लोवेस्ट दमन एंड दीव के अंदर। देन आपके लिटरेसी रेट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा से ही रूरल एरिया की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा, लिटरेट जो लोग हैं वो अर्बन एरिया से ज़्यादा हैं।
तो यूपी में हाईएस्ट है और महाराष्ट्र में हाईएस्ट है, मतलब रूरल एरिया में यूपी में सबसे ज़्यादा है और महाराष्ट्र में अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा है। देन इफेक्टिव लिटरेसी रेट आपका मेल का कितना है, मतलब हाईएस्ट किसका है, केरला का और मिज़ोरम का है रिस्पेक्टिवली, रूरल एरिया अर्बन एरिया में। देन लोवेस्ट किस में है, अरुणाचल प्रदेश और यूपी के अंदर है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। देन फीमेल का इफेक्टिव लिटरेसी रेट हाईएस्ट आपका केरला में है और मिज़ोरम में है, लोएस्ट आपका राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में है। देन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका हाईएस्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, लोएस्ट आपका लक्षद्वीप के अंदर है। मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका हाईएस्ट दमन एंड दीव में है, फीमेल हिमाचल प्रदेश में है, लोएस्ट आपका मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट लक्षद्वीप में है और हाईएस्ट फीमेल आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका सेंसस का इंपॉर्टेंट डेटा है। सेंसस में तो बहुत सारा डेटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी जो पहली मैराथन है वो कंप्लीट होती है इंडियन इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब जैसा रिस्पांस इसके ऊपर रहेगा उसके बेसिस पे मैं इसकी जो मैराथन है उसको कंटिन्यू रखूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड होंगी आपके लिए नेक्स्ट यूनिट की वीडियो लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो पेपर 1 की वीडियोस तो मैं लेकर आ जाती हूँ क्योंकि उस पर व्यूज़ आ जाते हैं 800-900, उसके ऊपर आसानी से व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चे कम हैं और उस पर व्यूज़ जो रहेंगे वो थोड़े मेरे हिसाब से शायद कम रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो, पढ़ना चाहते हो सच में, तो इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊँगी। क्लियर? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी आने वाली मैराथन को मिस ना करें। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इसकी PDF लेने के लिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, माइंड योर इकोनॉमिक्स नाम से ही मैं वहाँ पर भी हूँ। अगर आप मुझसे किसी बिजनेस इंक्वायरी के बारे में बात करना चाहते हैं तो ईमेल कर दीजिए mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर। तो मैं जल्दी से नई आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट मैं पेपर 1 की ही वीडियो जो है उसे प्लान कर रही हूँ, हायर एजुकेशन की। तो उसके लिए फटाफट से आप आ जाइएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूँगी किस डेट को आएगी, या तो वो कल आएगी या परसों आएगी मैराथन। तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जब तक वो वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।